गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन, 1000 लोगों के साथ रैली कर सकेंगे, 500 लोगों की इंडोर मीटिंग और 20 लोगों के साथ घर घर प्रचार की भी छूट। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना मामलों और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा था। सोमवार को चुनाव आयोग की बैठक हुई जिसमें इस बैन को 11 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इन प्रतिबंधों के साथ थोड़ी राहत भी दी गई है, यानी कि प्रतिबंध के साथ साथ रैली में 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद रैलियों पर बैन की समीक्षा की। नए नियमों के मुताबिक इंडोर सभाओं में 500 लोगों के बैठने की इजाजत होगी, जबकि प्रत्याशी के साथ डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग जा सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी थी। हालांकि दोस्तों, फिर इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीजिंग में 18 महीनों में सबसे ज्यादा कोरोना केस, कई इलाकों में लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक में अब केवल 4 दिन बाकी है। तमाम सावधानियां बरतने के बाद भी बीजिंग में जून 2020 के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को बीजिंग में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा संक्रमित फेंगताई जिले में मिले। 4 फरवरी से शुरू हो रहे इन खेलों को कोरोना मुक्त कराने के लिए चीन ने बीजिंग के आसपास के कई इलाकों में लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसके कारण बिना किसी जानकारी के 20 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर हो गए हैं। वहां के अधिकारियों ने कई आवासीय परिसरों पर लॉकडाउन लागू कर दिया है। साथ ही अधिकारियों ने शहर के 20 लाख लोगों के टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बजट 2022, बजट के पहले 25 पार्टियों की बैठक में उठा पेगासस का मुद्दा, सरकार ने चर्चा से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, संसद में मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग हुई जिसमें केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि बजट सत्र के पहले आधे हिस्से में राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सोमवार को हुई ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान कई दलों ने पेगासस जासूसी के मुद्दे को उठाया, जिससे साफ है कि बजट सत्र में हंगामा होना तय है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में हमने ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी मामले की जांच कर रही है और बजट सत्र के पहले चरण में बजट से जुड़े मुद्दे ही उठाए जाएंगे। पेगासस के मुद्दे पर खुद विपक्षी पार्टियां ही सुप्रीम कोर्ट गई थी। यह मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। ऐसे में इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गुजरात में पाकिस्तान का दुस्साहस, बीएसएफ के जवानों ने कच्छ के क्रीक बॉर्डर पर पाक नागरिक समेत 3 बोट पकड़ी। जी हां दोस्तों, गुजरात में एक बार फिर से पाकिस्तानी नागरिकों ने दुस्साहस किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कच्छ के क्रीक बॉर्डर में 3 पाकिस्तानी नाव समेत एक पाकिस्तानी फिशरमैन पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी नाव देखी। जवान ने तत्काल प्रभाव से नाव को अपने कब्जे में ले लिया। बीएसएफ के जवानों की ओर से की गई इस कार्यवाही में जहां एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया, वहीं बाकी मछुआरे नाव छोड़कर भाग गए। बीएसएफ ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तानी नाव और मछुआरे पकड़े गए हों। हाल ही में पाकिस्तान ने कराची से लाई जा रही 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स को हाल ही में एटीएस की टीम ने गुजरात से ही पकड़ा था। पाकिस्तानी बोट में कराची के बड़े ड्रग माफिया हाजी हसन का बेटा साजिद भी सवार था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में ऑफलाइन एग्जाम का विरोध, मुंबई पुणे समेत कई शहरों में छात्रों का प्रोटेस्ट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, नागपुर में बसों पर पथराव। जी हां दोस्तों, पिछले 2 साल से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में स्कूल और कॉलेज बंद थे। इस दौरान 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी। छात्रों को यह ऑनलाइन परीक्षा इस कदर रास आ रही है कि वे अब ऑफलाइन एग्जाम नहीं देना चाहते। कोरोना की तीसरी लहर थमने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने कॉलेजों में परीक्षाएं आयोजित करने का सुझाव दिया। इसका मुंबई, पुणे और औरंगाबाद और नागपुर समेत राज्य के कई शहरों में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सैकड़ों छात्र मुंबई के धारावी में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर जमा हो गए।
और जमकर हंगामा किया। मामला इस कदर बढ़ा कि पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए छात्रों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे हिंदुस्तानी भाऊ पर आरोप है कि 2 दिन पहले उन्होंने बोर्ड एग्जाम को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद यह सारा नजारा देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बदलेगी राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में पहली वर्चुअल रैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर उत्तर प्रदेश में वोटरों को बीजेपी से बदला लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। सोमवार को वर्चुअली एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की विकास की नीतियों के खिलाफ विपक्ष की कुंठा से अधिक कुछ नहीं है। उन्होंने इस संबंध में गरीबों के लिए, घर पिछड़ा वर्ग के लिए नीतियों, मेडिकल कॉलेजों, एक्सप्रेस वे के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने, मुस्लिम महिलाओं के लिए कदम उठाए और विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु बढ़ाने जैसे नीतियों का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष बदला लेना चाहते हैं। इन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिनका व्यवहार ही सबूत है। ये दंगे की मानसिकता वाले लोग हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 2779 नए मामले, 38 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम हो रहा है। लिहाजा सोमवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 2779 नए मामले सामने आए। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस दौरान राजधानी में कोविड से 38 लोगों ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 6.20% हो गई है। इस दौरान 5,502 मरीज ठीक भी हुए, जबकि एक्टिव मरीज 18,729 हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की चाल धीमी होने पर कुछ पाबंदियों में ढील भी दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, न्यू पेंशन रूल। बड़ी खबर, फैमिली पेंशन पर सरकार ने जारी किए नए नियम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, जितेंद्र सिंह ने बताया कि मृत सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बच्चे जो दिमागी रूप से अशक्त हैं, उन्हें भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। जो बच्चे मानसिक विकार से ग्रस्त हैं, वे भी फैमिली पेंशन के हकदार हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मानसिक विकार से पीड़ित बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं मिलने से उनके लालन पोषण और रहन सहन में परेशानी होती है, क्योंकि वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं। इन बच्चों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने के बाद तोड़ी चुप्पी। कहा, टीम की लीडरशिप के लिए कैप्टन बने रहना जरूरी नहीं। धोनी मेरी कप्तानी में खेलने के बाद भी लीडर थे। जी हां दोस्तों, टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद पहली बार विराट कोहली का कोई बयान सामने आया है। कोहली ने कहा कि लीडर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि कप्तान बना जाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद विराट ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़कर सभी को हैरानी में डाल दिया था। इससे पहले उनको वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया था और T20 की कैप्टनसी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद ही छोड़ दी थी। अब विराट एक बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान ने फायरसाइड चैट शो के दौरान बात करते हुए कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इस बात की पूरी समझ होनी चाहिए कि आपने क्या हासिल करने के लिए क्या निर्धारित किया है, आपने उन टारगेट को हासिल किया है या नहीं। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक बल्लेबाज के रूप में आप टीम को और अधिक देने में सक्षम हो सकते हैं, इसलिए उस पर गर्व करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब फ्लाइट रिशेड्यूल करने पर नहीं लगेगी चेंज फीस। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब यात्रा के दौरान आपको बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। विस्तारा एयरलाइंस अपने यात्रियों को एक खास सुविधा दे रहा है। अब विस्तारा 31 मार्च तक फ्लाइट रिशेड्यूल करने पर कोई चार्ज नहीं लेगी। एयरलाइन कंपनी के अनुसार कोविड-19 के कारण यात्रियों को सफर करने में कई तरह की समस्याएं आ रही है। कई जगहों पर सरकारी प्रतिबंधों के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख में बदलाव भी करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर एयरलाइंस ने चेंज फीस न लेने का फैसला किया है। एयरलाइन कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जो विस्तारा से डायरेक्ट बुकिंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने मुलायम यादव के पैरों की धूल माथे पे लगाई। संसद भवन के बाहर छुए नेताजी के पैर। दिल्ली से यूपी में यादवों को संदेश देने की कोशिश। जी हां दोस्तों, संसद में शीतकालीन बजट सत्र का पहला दिन था।
इस बीच एक मुलायम शिष्टाचार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चर्चा में ला दिया। दरअसल दोस्तों, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव संसद भवन से बाहर आ रहे थे, तभी उधर से स्मृति ईरानी भी गुजर रही थी। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। स्मृति ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इसके बाद ईरानी ने मुलायम के पैर छुए। आशीर्वाद के तौर पर मुलायम ने स्मृति के सिर पर हाथ रखा। सियासी गलियारे में इसे दिल्ली से यूपी चुनाव में यादवों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार यूपी विधानसभा चुनाव में सक्रिय है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि स्मृति ईरानी मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेकर यादव वोट बैंक को साध रही है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाशंकर अस्थाना बताते हैं कि आशीर्वाद की तस्वीर सामने आने का मतलब यह स्पष्ट संदेश देना है कि 2014, 17 और 19 में भाजपा के साथ जो यादव वोट बैंक था वह मुलायम सिंह के सम्मान को देखते हुए भाजपा में बना रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस में सीमा पर शुरू की ब्लड सप्लाई, यूक्रेन पर युद्ध का संकट बढ़ा। जी हां दोस्तों, जाने पूरी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे न्यूज़ वीडियो को देख रहे हैं, तो एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जान लेते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या है माजरा। दरअसल दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है और वो किसी भी पल धावा बोल सकता है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ब्लड सप्लाई भी शुरू कर दी है, जिसका मतलब है कि वो युद्ध करने का मन बना चुका है। मॉस्को ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि जंग में घायल हुए अपने सैनिकों को जरूरत होने पर तुरंत खून मुहैया करवाया जा सके। यूएस का कहना है कि रूस ने सीमा पर सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में मेडिकल इक्विपमेंट की व्यवस्था भी की है, जो उसके मंसूबों को जाहिर करता है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार 2 वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े के साथ ही वहां बड़ी संख्या में मेडिकल उपकरण भी मौजूद है। अब रूस ने वहां तक ब्लड सप्लाई भी शुरू कर दी है, जिससे पता चलता है कि वो हमला करने का मन बना चुका है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सबसे पहले यूक्रेनी सीमा पर रूस द्वारा की जा रही ब्लड सप्लाई की जानकारी दी थी, जो संघर्ष की स्थिति में घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए जरूरी होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, चांदी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में बीते कारोबारी दिन की तुलना में सोमवार को सोना चांदी सस्ता हो गया। सोने के दामों में मामूली गिरावट आई। 10 ग्राम सोने की कीमत आज 47,507 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि चांदी की कीमत 60,914 रुपए प्रति किलोग्राम रही। सोने के दाम में 5 रुपए की कमी आई, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी की दामों में भी मामूली गिरावट यानी कि मात्र 27 रुपए की गिरावट देखी गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट, बजट के पहले बाजार ने दिखाया दम, सेंसेक्स 800 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। जी हां दोस्तों, बजट से पहले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार बढ़त दर्ज की। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 813.94 अंकों की बढ़त के साथ 58,014.17 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 237 अंकों की तेजी के साथ 17,340 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में 285.94 अंकों की तेजी देखने को मिली। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बिकवाली झेल रहे बाजार में आज सप्ताह के पहले दिन कारोबारी दिन जोरदार खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ ओपन हुआ। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो पूरे दिन निफ्टी के 50 में से 45 शेयर तेजी के साथ आगे रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ सकती है लिमिट, किसानों को मिलेंगे और भी कई फायदे। जी हां दोस्तों, किसान क्रेडिट स्कीम बजट 2022 केसीसी किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड एक शानदार स्कीम है जिसमें किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश कर रही है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में किसानों का मुद्दा जोर शोर से चल रहा है। दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव भी है। ऐसे में केंद्र सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर कर्ज मुहैया करवाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को सस्ते दर पर लोन मिलता है। इसमें बस 7% की दर से ब्याज लगता है। इतना ही नहीं, अगर कोई किसान एक लोन को 1 साल के अंदर चुकाता है तो उसे महज 4% ब्याज देना होता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में सबसे उम्र दराज कैंडिडेट बने 94 साल के प्रकाश बादल, माकपा नेता अच्युतानंद का तोड़ा रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, पंजाब में सोमवार को सूबे के कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन पत्र भरे। इनमें श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने सोमवार को लंबी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस तरह वह चुनाव लड़ने वाले देश के सबसे बुजुर्ग उम्र दराज उम्मीदवार बन गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 5 बार मुख्यमंत्री रहे 94 वर्षीय बादल ने मुक्तसर जिले के मलोट के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कागजी कार्यवाही पूरी की। इसके साथ उन्होंने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के सबसे उम्रदराज उम्मीदवार होने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता अच्युतानंद 92 वर्ष के थे जब उन्होंने 2016 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी राज्य में होने वाले चुनाव के लिए पटियाला शहरी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ बीजिंग विंटर ओलंपिक का बायकॉट करेंगे यह देश। जी हां दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग में कुछ ही दिन में शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश इन ओलंपिक खेलों के राजनीतिक बहिष्कार कर रहे हैं। 4 फरवरी को जब चीन में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी तो इन देशों के राजनयिक इस अवसर पर वहां मौजूद नहीं रहेंगे। चीन के शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के मामले पर यह चीन के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार कर रहे हैं। शिनजियांग की मौजूदा स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन की सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। द कन्वर्सेशन के पॉडकास्ट के अनुसार जेम्बा वेयर और डेनियल मैरिको ने पॉडकास्ट में बताया कि राजनीतिक स्तर पर अनौपचारिक रूप से बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार होने की खबर सामने आने के तुरंत बाद लंदन स्थित उइगर ट्रिब्यूनल ने दिसंबर में अपनी जांच में पाया कि चीन के जनवादी गणराज्य ने शिनजियांग क्षेत्र में नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और उइगर, कजाक और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेल बजट में रेल यात्रियों के लिए आएगी गुड न्यूज, सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंद घंटों बाद ही संसद में आम बजट पेश करने वाली है। हर सेक्टर की तरफ से अपने अपने हिसाब से वित्त मंत्री से मांग की गई है। इसी बीच यह भी उम्मीद है कि सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले रेलवे बजट का खर्च भी बढ़ाएगी। इससे देश भर में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से रेलवे बजट में 15% से ज्यादा इजाफा किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस बार 10 नई ट्रेनों को चलाने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा सरकार मेट्रो शहरों के रेल संपर्क को तेज करने की योजना पर भी काम कर रही है। ऐसे में एल्यूमिनियम ये वाली हल्की ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल चरम पर, सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल की तकरार। ममता ने किया धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उन्होंने ट्विटर पर राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि राज्यपाल प्रदेश के बिलों को रोक रहे हैं। वह डीजीपी, पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को धमकाते रहते हैं। वह बीजेपी में गुंडों को प्रोत्साहित करते हैं। मैंने राज्यपाल को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को 4 बार लेटर लिखकर अनुरोध भी किया था। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वह राजभवन के जरिए अफसरों को कंट्रोल करते हैं और जासूसी करते हैं। जहां राष्ट्रीय स्तर पर पेगासस मुद्दा है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी यह पेगासस की तरह ही मुद्दा है। वह राज्य के तमाम अधिकारियों के फोन टेप कर रहे हैं। वह राज्य में चल रहे मां कैंटीन पर होने वाले खर्च पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। क्या हमें भी ताज बंगाल से उनके बिलों पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए? हमारे पास हर तरह की जानकारी मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी कालीबाड़ी मंदिर करने पहुंची, दर्शन, महिला प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी नोएडा में अपनी महिला प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वहीं वह अभी सेक्टर 26 के कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। मंदिर के दर्शन करने के बाद वह नोएडा क्लब में अलग अलग तबकों के लोगों के साथ मुलाकात कर रही है और नोएडा से संबंधित जन परेशानियों को जानेगी। इन लोगों में सफाई कर्मी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, नोएडा उद्योग जगत के लोग शामिल हैं। सभी से मुलाकात करने के बाद वह सेक्टर 8 में जनसंपर्क रैली करेगी और डोर टू डोर कैंपेन भी करेगी।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। यूपी में इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। इसके बाद में 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शून्य का आविष्कार कौन से भारतीय विद्वान ने किया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि शून्य का आविष्कार करने वाले, शून्य को इन्वेंट करने वाले भारतीय विद्वान का नाम, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।